हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है और बहुत जल्द ही हमें केवीएस के एग्ज़ाम्स की डेट्स भी मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद है। और इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। और हमने हमारे वीडियो में अभी केवीएस पीआरटी के एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट के काफ़ी सारे वीडियोस टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं और यह सभी वीडियोस एमसीक्यूज़ हैं और एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं। तो ये बहुत ही रिलायबल हैं। आप इन वीडियोस को भी जाकर यदि बार बार देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा सिलेबस देखते हैं। यह हमारे एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक है, जिसके ऑलरेडी मैंने अभी तक टॉपिक 1, टॉपिक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो हमने अभी तक टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर लिया है। आज हम हमारा न्यू टॉपिक रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट जो है फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह हमारा टॉपिक है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होना चाहिए। तो लगभग 33% जो है वो वन भूमि होना चाहिए। भारत का क्षेत्रीय जल किस दूरी तक फैला हुआ है। तो यहाँ समुद्री जल की बात की गई है, 12 नॉटिकल मील। अगला प्रश्न, वे संसाधन जो अपने निर्माण में लंबा भूगर्भीय समय लेते हैं क्या कहलाते हैं। वे कहलाते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन, जैसे कि पेट्रोल, कोयला। ये अपने निर्माण में काफ़ी लंबा समय लेते, तो यह गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो यह कहलाता है सकल फसल क्षेत्र। अगला प्रश्न, हमारे देश में कुल निम्नीकृत डिग्रेडेड भूमि जिसे कहते हैं कितना है। तो यह 130 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। तो क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज़्यादा हैं और नदियाँ अपने साथ भयंकर पानी लेकर आती हैं पहाड़ों से, और पहाड़ों से पानी के साथ साथ मिट्टी अनेक प्रकार के उपजाऊ तत्व मिनरल्स भी लेकर आती हैं। तो यह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी की बहुतायत है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। तो लाल मिट्टी ऊपरी गंगा मैदानों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो यह आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों की वजह से होता है। ये आग्नेय है दोस्तों, आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो जो दक्कन ट्रैप है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि ज़्यादातर जो काली मिट्टी होती है वो ज्वालामुखी के लावे से बनती है। और जो लावा होता है, जो लावे का क्षेत्र भी हमारे यहाँ है, वह है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न, लेटराइट मिट्टी उगाने के लिए प्रमुख उपयोगी क्या है। तो चाय, कॉफ़ी, काजू जो है वो लेटराइट मिट्टी उगाने में बहुत ही मिट्टी उगाने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, मिट्टी में ये सब चीज़ें उपयोगी हैं उगने के लिए, चाय, कॉफ़ी और काजू। अगला प्रश्न, काली मिट्टी में कमी होती तो फॉस्फोरिक जो सामग्री होती है उसकी कमी होती है। अगला प्रश्न है, ढलान के नीचे पानी के प्रवाह को कम करने के लिए समोच्च रेखा के साथ जुताई को क्या कहा जाता है। तो इसे कंटूर जुताई जो है वह कहा जाता है। अगला प्रश्न, छत में खेती कहाँ होती। तो उत्तरांचल में हम छत की खेती देखते हैं। उत्तरांचल में हम छत की खेती देखते हैं। 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती वाली भूमि क्या कहलाती है। तो उसे कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। जहाँ से 5 से अधिक वर्ष हो जाते हैं और जिस भूमि पर खेती नहीं होती है उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं।
अगला प्रश्न, वन संसाधन के अंतर्गत आता है, तो वन संसाधन किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। UNCED का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ढलान ऊपर सीढ़ियाँ बनाना क्या कहलाता है? तो ढलानों में जो सीढ़ियाँ जैसे बनाया जाता है और उसमें जो खेती की जाती है उसे छत कहते हैं और टेरेस भी कहते हैं। टेरेस की खेती इसी को ही कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में भूमि का लगभग कितना क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? भारत में कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? तो 22.8% जो है वो वनों से आच्छादित है। अगला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दोस्तों, जब पहाड़ से नदियाँ नीचे को गिरती हैं तो ये प्रदेश जो होता है, जब पहाड़ नीचे पत्थर वगैरह लाकर ये नदियाँ यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, तो ये जो प्रदेश होता है ना दोस्तों, ये भावर प्रदेश कहलाता है। इसको भावर प्रदेश कहलाता है। और इसके बाद धीरे धीरे नदियाँ पत्थरों के बीच से अलग अलग जगह अपना रास्ता बनाना स्टार्ट करती हैं। तो जो वो एक रास्ता चुनती हैं आगे जाने के लिए, वहाँ पे धीरे धीरे उन एक जगह पानी इकट्ठा होता जाता है और जिसे हम लोग दलदली या फिर तराइन एरिया बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दलदली या फिर तराइन एरिया बोलते हैं। और इसके बाद जब नदियाँ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हैं, अपना रास्ता बनाती जाती हैं, तो ये जो किनारे वाला भाग होता है दोस्तों, इसको हम खादर प्रदेश बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम खादर प्रदेश बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहाड़ों से जब नदियाँ नीचे गिरती हैं तो ये पथरीला वाला जो भाग होता है, यहाँ सारे पत्थर इकट्ठे रहते हैं, तो ये भावर। फिर यहाँ पे पानी जब इकट्ठा आगे होता है तो यह तराइन क्षेत्र, दलदली क्षेत्र होता है। और इसके बाद जब नदियाँ आगे रास्ता निकालती हैं तो ये जो दोनों किनारे होते हैं ये खादर प्रदेश कहलाते हैं। इन्हें खादर बोलते हैं। और कभी कभी नदियों में जब अचानक बाढ़ आ जाती है तो यहाँ से नदियाँ और आगे की ओर चौड़ी हो जाती हैं, और जब चौड़ी हो जाती हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी मिट्टियाँ लेकर वो अपने साथ जाती हैं। और फिर धीरे धीरे जब पानी कम होता है तो 2 4 5 साल में ही दोबारा कभी बाढ़ आती तो वापस यहाँ भी मिट्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये खादर प्रदेश कहलाता है। और ये जो ऊपर वाला प्रदेश होता है दोस्तों, ये बांगर प्रदेश कहलाता है। तो क्योंकि मिट्टियाँ जल द्वारा ये लेकर आती हैं तो इसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो खादर जो है वह नई जलोढ़ कहलाती है और जो बांगर है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि खादर और बांगर क्या है और जलोढ़ क्या है, यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, यह भूमि खनिजों, जीवाश्म ईंधन और जंगलों को समृद्ध करती है, तो कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन और जंगल वगैरह समृद्ध? तो यह होता है पठारों में सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़, CG मतलब छत्तीसगढ़, गोदावरी और कृष्णा घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? तो 21वीं सदी में सतत विकास करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, यही एजेंडा 21 का उद्देश्य है। जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप कहाँ पे है? तो नर्मदा, सतलुज और ताप्ती नदी जो है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है। अगला प्रश्न, सकल फसली क्षेत्र क्या है? सकल फसली क्षेत्र क्या है? तो यह एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र को ही सकल फसली क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में छत खेती की जाती है? पश्चिमी और मध्य हिमालय में। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में छत खेती की जाती है? पश्चिमी और मध्य हिमालय में। 2008 और 9 में सर्वेक्षण के अनुसार, ये प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, 2008 और 9 में सर्वेक्षण के अनुसार खेती के लिए उपलब्ध भूमि में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? बंजर और बंजर भूमि जो 8.61% है,
गैर कृषि उपयोग के लिए रखी हुई भूमि जो 5.57% है, ये प्रतिशत का साइन है। तो 2008 और 9 में सर्वेक्षण के अनुसार खेती के लिए उपलब्ध भूमि में जो शामिल नहीं है, जिन्हें हम खेती योग्य भूमि नहीं मानते, कि ऐसी बंजर भूमि जो 8.61 एरिया प्रतिशत में है, और गैर कृषि उपयोग के लिए रखी हुई भूमि जो कि जिसका एरिया जो है वो 5.57% है। अगला प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था 1992 में ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो एक प्लेस है वहाँ पर। अगला प्रश्न, खादर और बांगर में क्या अंतर है? तो खादर जो है वो बांगर से अधिक उपजाऊ है। जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है दोस्तों कि खादर जो है तो वहाँ पर वर्ष भर जो है नदियाँ बहती रहती हैं, नदियाँ बहती रहती, तो ये जो आसपास का जो प्रदेश है बिल्कुल लगा हुआ तट से जो है ये खादर प्रदेश कहलाता, तो ये ज़्यादा उपजाऊ होगा बजाय कि ये दूर वाला जो प्रदेश है बांगर, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नदियाँ तभी लाती जब कभी इनके तट चौड़े हो जाते हैं, बाढ़ इत्यादि आ जाता है तब। तो इसलिए खादर से अधिक उपजाऊ क्या हो जाता है, खादर अधिक उपजाऊ है बांगर से। जलोढ़ मिट्टी किसके विकास के लिए आदर्श है? तो धान के लिए यह ज़्यादा आदर्श है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारे ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी तरह से हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।